कुत्ता किसके यहाँ भौंक रहा? नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस पर शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन। रात के 10 बजे बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन नई ताजा कार्यक्रम पर चर्चा करते हैं। पिछले कई दिनों से चुनावी नतीजों पर चर्चा हो रही है। नई नई चीजें निकल करके आ रही हैं, नए वक्तव्य निकल करके आ रहे हैं। जो हार रहे हैं वो हार के कारणों पर कहीं ना कहीं रोशनी डाल रहे हैं। जीतने वाले लोग आगे की रणनीति तय कर रहे हैं और उसमें भी दावे प्रतिदावे हैं। ये तमाम सी चीजें हैं। आज इसी सिलसिले में आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो चुनावी नतीजे हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। आज के इस पैनल में शामिल है भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे, पार्टी के जिला मंत्री अभिषेक बाथम, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा हैं और कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, पीसीसी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़े हैं। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट के लिए, आज की इस बैठ के लिए। कांग्रेस के राजेंद्र नारायण मिश्रा जी जो मीडिया प्रभारी हैं वो नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये आज का पैनल है। जो फर्रुखाबाद में जो स्थिति रही है भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत के चुनाव में, वो बड़ा शर्मनाक प्रदर्शन रहा है। जिलाध्यक्ष खुद भी कह रहे हैं इस बात को कि हमने जैसी आशा की थी वैसे नतीजे नहीं आए हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जो सूची 24 उम्मीदवारों की घोषित की गई थी, अधिकृत उम्मीदवारों की, उसमें से भी अंत में लेना देना हुआ, कुछ किसी को दिया गया, किसी का वापस लिया गया। तो उस सूची में कुल 6 नाम हैं। बाकी जो भी जिनसे भी रिश्ता जोड़ा जा रहा है वो सब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे, उनका कोई सपा को समर्थन नहीं था। तो ये स्थिति है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने आज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी को जो अधिक सीटें मिली हैं, अधिक वोट मिले हैं, उसके पीछे है ये कि सपा ने पैसों से वोटों को खरीदा है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की ओर से कि जो जिस बहुमत को लेकर के या जो अधिक सीटों को लेकर के जो खुशफहमी में है समाजवादी पार्टी, उसकी ये खुशफहमी इसलिए है कि सपा ने बहुत बड़ा बहुत 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 अधिक धन मतदाताओं को खरीदने के लिए किया और पैसे से ये वोट खरीदे गए और इसलिए ये स्थिति बनी है। और हम उस ओर सोच नहीं पाए। हम कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा रहे थे। कार्यकर्ताओं की जो लोकप्रियता है, जो जनप्रियता है और हमारी सरकार के जो विकास कार्य है उसको लेकर के हम चुनाव लड़ रहे थे। ये बात और भी सामने आई थी। ये विषय चर्चा का विषय हो सकता है आज भी कि जो जो इस चुनाव के जो सबसे बड़े कमांडर थे, चाहे प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा हो और चाहे जो निषाद जी है संगठन के प्रभारी, उन्होंने भी ये कहा था कि हम अपनी केंद्र और प्रदेश की सरकारों की जो उपलब्धियां हैं, जो कार्यक्रम और योजनाएं हैं, उनको लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। तो अगर जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के फिर क्या कहा जाए कि लोगों ने जो कार्यक्रम, उपलब्धियां और योजनाएं पसंद नहीं की, ये भी एक इश्यू हो सकता है। लेकिन हम शुरुआत वहीं से करेंगे जो रूपेश गुप्ता का बयान है कि पैसा बहुत खर्च किया समाजवादी पार्टी ने वोटरों को खरीदने के लिए, मतदाताओं को खरीदने के लिए। और जो वोट खरीदे, जो जो सीटें दिख रही हैं, जो बहुमत की स्थिति दिख रही है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से है कि वो सब पैसे से खरीदी गई है। ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता का है। हमने जो मुख्य चुनाव प्रभारी दिनेश कटियार जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और ओम विकास बैंक के अध्यक्ष, उनसे भी बात की। उनका भी दर्द इस चीज को लेकर के निकला कि हमने जो एक नई व्यवस्था शुरू की, नई परंपरा शुरू की इस बार, कि हम नेताओं के जनों को टिकट नहीं देंगे, नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं देंगे। हमने सांसद मुकेश राजपूत के परिजनों को टिकट नहीं दी और भी जो लोग टिकट मांग रहे थे, अमर सिंह खटिक के भी बेटे को टिकट मिलने की बात थी, लेकिन टिकट नहीं दी गई।
और उसका ये खामियाजा हुआ कि हम कई सीटें हारे। अगर सांसद के भतीजे और पत्नी को टिकट मिल जाती तो हम इन दोनों सीटों को जीतते और हमारे कार्यकर्ता उत्साह में होते। ये दिनेश कटियार की भी अपनी समीक्षा है। हालांकि नेताओं का जैसा होता है, हारने के बाद में उस भाषा में भी वो कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो पूछी है, बातचीत की है, उसमें बड़ी बात निकल करके आई है कि अनिल मिश्रा की जो पार्टी है, अनिल मिश्रा की जो पार्टी है, उसने बहुत अधिक पैसा खर्च किया वोटरों को खरीदने के लिए, और वोट सब खरीद लिए। भाजपा इस अवसर से वंचित रह गई और भाजपा चुनाव इसीलिए नहीं जीत पाई कि आपने वोट सारे खरीद लिए थे। अनिल मिश्रा जी, कितनी सच्चाई है इस बयान में? शेखर जी, पार्टी जो है वो तो समाजवादी विचारधारा की और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व की पार्टी है। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं इस पार्टी का। और भाई रूपेश गुप्ता जी जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, काफी गंभीर व्यक्ति हैं, काफी संजीदा स्वभाव के हैं, लेकिन अब की दफे उन्होंने काफी बचकाना बयान दे दिया है। बयान में मजेदारी तो है, वजेदारी नहीं है। वो कहते हैं कि जो बेचते थे दवा दर्द दिल वो खुद अपनी दुकान बढ़ा गए। उनके इस बयान ने स्वयं में कुछ ऐसे यक्ष प्रश्नों को जन्म दे दिया है जो संभवतः उनकी पार्टी के किसी भी कथित युधिष्ठिर के भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैं एक सवाल कर रहा हूं इस वक्त पे यहाँ पे उनसे कि ये जो फर्जी और बेबुनियाद बयान दिया जा रहा है कि ये जो है वो धनमत है और जनमत नहीं है, एक बात बड़ा साफ स्पष्ट करने की बात होनी चाहिए कि अगर ये नितांत फर्जी बयान जिस वक्त इन्होंने दिया तो एक बात नहीं सोची, सरकार तुम्हारी, मशीनरी पूरी की पूरी तुम्हारी, आचार संहिता लागू, चुनाव आयोग की सीधी निगाह जो है वो हर चुनाव क्षेत्र के ऊपर, और उसके बाद में तुम्हारे द्वारा दिए गए बयान के इस तथा कथित इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया। और वो फर्जीवाड़ा भी कैसा हुआ कि जहां जहां सपा के लोग जीते हैं वहां तो धनमत हावी रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों में तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी जीत गई बंधुवर, वहां पे कौन सा मत रहा? आपके बयान में और आपके नेताओं के बयान में खुद ही सामंजस्य नहीं है। और फिर एक स्थिति और आती है इसके साथ में, एक कभी एक गाना होता था, एक सुना था हमने आपने भी बड़ी साफ तौर के ऊपर कि रात कोई एक ख्वाब में आया और गले का हार हुआ। कोई ख्वाब में आता है और गले का हार बन जाता है, और कहीं पे हार होती है और कोई ख्वाब आ जाता है। रातों रात एक ख्वाब आ गया कि धनमत का प्रयोग किया गया है। इसके पहले जो है चुनाव में जिस वक्त में नामांकन हुए उसके बाद से लेकर के और आखिर तक जो है जिस दिन मतदान हुआ है उस दिन तक कहीं पे कोई पत्ता नहीं हिला, कहीं पे किसी ने कोई शिकायत नहीं की, कहीं पे चुनाव आयोग के सामने कहीं पे कोई जो है किसी ने दरखास्त नहीं दी, कहीं पे आपको नजर नहीं आया। आप अपने विकास के और उसके कथित जो है वो अपने प्रभाव में इतना थे कि आप बिल्कुल जो है वो आंखें बंद करके चुनाव लड़ रहे थे। और जैसे ही चुनाव हार गए, संजय जी की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई आपको, बहुत अच्छी बात रही, रातों रात आपको इल्हाम हो गया, रात को ये ख्वाब में आया और गले का हार बना और आपने कहना शुरू कर दिया कि साहब ये तो जो है फर्जीवाड़ा हुआ। अगर ये आपके बयान पे हम भरोसा करते हैं और आपके द्वारा इस कथित फर्जीवाड़े के बयान को आपकी निगाह में हम सही मानते हैं, तो फिर इतना अक्षम अगर आप हैं कि आप एक प्रदेश का चुनाव जिला पंचायत का नहीं करा सकते हैं, तो जनता से संबंधित जो और जो है बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो रोटी कपड़े मकान से लेकर के महंगाई तक की बात है, उससे आप कैसे जूझेंगे? इसलिए तत्काल आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष का बयान ही इतना काफी है। एक दो नहीं, पता नहीं कितने यक्ष प्रश्न हैं जिनके की जवाब जो है वो स्वयं इनके सवाल ने पैदा कर दिए हैं। ये बयान देकर के आपने, सबसे पहले तो मैं यहाँ फर्रुखाबाद के प्रबुद्ध मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं, और उसके बाद में उनके हम एहसानमंद हैं कि उन्होंने एक सही फैसला लिया और समाजवादी पार्टी के लोगों के हाथ में जहां जहां कमान सौंपी है। लेकिन आपने क्या किया? चुनाव हो जाने के बाद में हमारे वही प्रबुद्ध मतदाता, वही हमारे जो है फर्रुखाबाद के जो है वो अपने आप की जनता की अदालत, और आप उसको कह रहे हैं कि ये धन पे बिक करके इन्होंने अपना वोट दिया। इससे बढ़कर के आम जनता का अपमान करने का बयान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इस बयान में इन्होंने मानहानि भी की है। आपने एक तरफ मानहानि की है आम मतदाता की, और आपने दूसरी तरफ मानहानि की है इलेक्शन आयोग के ऊपर भी आपने सवाल उठा दिया है चुनाव संपन्न हो जाने के पश्चात। मैं कहता हूं इसके लिए आपको सार्वजनिक रूप से फर्रुखाबाद के जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं, जो हमारे जिन लोगों ने वोट दिया है, उनसे आपको माफी मांगनी चाहिए। और अगर आप माफी नहीं मांगते हैं जो आपने मानहानि की है, तो उसके बाद में जो इस्तीफा दे देना चाहिए। कई एक्ट देखिए, प्रश्न है, कितने एक्ट प्रश्न गिनाऊं?
अनिल जी, एक और एक प्रश्न है कि अब जो है क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष को सुनते आए थे कि चंदा मिलता है, धन पशु जो है वो इस्तेमाल होते हैं वहां से। हम विपक्ष में हैं, हम पे ये पहला आरोप लग रहा है। और निर्दलीय जो जीते हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? जो निर्दलीय जीत करके आए हैं उन्होंने भी पैसे का इस्तेमाल करा है, और आपके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत करके आए वो इतने जो है बाकायदा सात्विक स्वभाव के और बाकायदा इतना भौतिक तुला के ऊपर सही जो है तौलने वाले लोग थे कि उन्होंने कहीं जो है अपने धन बल का प्रयोग ही नहीं किया है। मैं तो एक बात और कहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष के और आपके बयान में विरोधाभास है। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम विकास की नीति को लेकर के, किसानों की उन्नत के सवाल को लेकर के हम चुनाव लड़े थे, और आप कहते हैं कि धनमत प्रभावी है। दो में से एक गलत बोल रहा है कोई। या तो अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष जी गलत बोल रहे हैं तो अब ये आप उनसे जो है स्वयं अपने अनुरोध करिए कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर उनके बयान में आप भरोसा नहीं रख रहे हैं और सार्वजनिक रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी को एक कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है कि आप कहते हैं कि धनमत का प्रयोग हुआ और आपका बयान गलत है, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं एक बात याद दिला दूं, ये आने वाला एक दुस्वप्न, एक आखिरी बात 1 मिनट की, ये आगे आने वाला जिला पंचायत की अध्यक्षता का वो पिछला दुस्वप्न जो है वो इनका पीछा पकड़े हुए है। जिस वक्त की प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिस वक्त में 4 जिलों के विधायक फर्रुखाबाद में लगे हुए थे, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार ज्ञान देवी कठेरिया थी, समाजवादी पार्टी के एक जियाले कार्यकर्ता डॉक्टर सुबोध ने बाकायदा चुनौती देते हुए शेर के मुंह से उस वक्त में छीन करके जबड़े से जिला पंचायत अध्यक्षता यहां पे हासिल की थी। आज भी वो दुस्वप्न आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसलिए ये आरोप लग रहे हैं ये फर्रुखाबाद के मतदाताओं की मानहानि है उनकी। अब विवेक जी, ये धनमत है या जनमत है, क्या परिभाषा है? शर्मा जी, जो आज का विषय आपने रखा है उसके लिए यही कहें कि जब आपने बात कही है तो बहुत दूर तक जाएगी है। और जिलाध्यक्ष तो एक बहुत छोटी इकाई है और जिलाध्यक्ष का बयान कोई ये ऐसा बयान नहीं है जिससे सुन के बड़ा ताज्जुब लग रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, जिस कार्यशैली को ये एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिलाध्यक्ष ये। तो ये कोई और दूसरे, ये जनता पार्टी एक सत्ताजीवी पार्टी है। ये सत्ता न मिलने पे कुछ भी कह सकते हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली हो या बंगाल हो, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वहाँ तो जनता को छोड़िए, ये कोर्ट तक को नहीं छोड़ते हैं। 1 मई को अभी सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा कि देश में ये क्या हो रहा है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से पेश वकील ने क्या सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सब ठीक है देश में, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहीं दवाइयों की कमी नहीं है, कहीं बेड की कमी नहीं है। रोड जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। वेरी गुड। कर सकते हैं ये वो लोग हैं। दूसरा, अगर बकौल वाजपेयी की हम बात करें कि पैसे की बात चली है, तो हम जनपद फर्रुखाबाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि इनका पैसा 2 जगह बट गया। बीजेपी का पैसा 2 पार्टियों में बट गया, जिससे एक की एंट्री हो गई उत्तर प्रदेश में और इन थोड़ा ये हो गया। अब अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखें तो जो प्रदेश में 579 सीटें भाजपा की आई, 779 सपा की आई, 361 बीएसपी की आई और कांग्रेस की 59 आई और निर्दलीय की 1272 आई। तो उस हिसाब से अगर देखें उस एंगल से, तो आज भी कांग्रेस ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए, कांग्रेस ने पैसा नहीं बांटा, कांग्रेस ने पैसा के दम पे वोट नहीं खरीदे, इसलिए कांग्रेस को सीटें कम मिली। अगर दूसरे एंगल से देखें तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने स्वीकारा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे नीचे आता है, इसलिए उन्होंने पंचायती राज अधिनियम बनाया, जिसको भाजपा ने फिर काट के उसको मुथरा कर दिया। और जो पावर राजीव जी ने दी थी प्रधानों को, उसको भाजपा ने कम करके एसडीएम के हाथ में फिर दे दिया। तो ये भाजपा की कार्यशैली है इसमें। और दूसरा, अगर पैसा बंटा भी है, हम इन्हीं की बात मानते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रशासनिक अक्षमता है कि ये इनकी सरकार थी, चुनाव आयोग भी इनके पास है, बंगाल में इनके जेब में रहा, तो
ये उससे भी कह सकते थे। तो ये सिर्फ एक कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये है कि इनकी राजनीतिक स्टंटबाजी है। ये सत्ता जब इनको नहीं मिलती है तो देखिए दिल्ली में दंगा कराए, अब बंगाल में देखिए हो रहे हैं ये। तो ये सत्ता न मिलने के बाद कुछ भी बयान दे सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। इनको सत्ता चाहिए। नीरज मिश्रा का मैंने कांड आपको बताया था कि 2004 में जिस आदमी ने अपना सर कटाया, बीजेपी उसको 17 साल बाद क्या नाम विधानसभा में कोर्ट तो कर सकती है सभा को घेरने के लिए, लेकिन उनके नाम पे एक स्मारक नहीं बनवाया और उनके भाई को पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि ये गुनाह था कि उसकी पत्नी ने भाजपा से टिकट मांगा था। टिकट तो देना दूर रहा, बोले एक निष्ठावान कार्यकर्ता को भाजपा से भी निकाल दिया। तो ये इनकी कार्यशैली है, ये सिर्फ सत्ता के लिए है। इनको उसके अलावा कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खूब पहचाना। अभिषेक जी, अभिषेक गड़बड़ हो गया। अभिषेक बंद होता ही बोल सही करा यार। विकास भाई राय देंगे, सही हो जाएगा। अनिल जी ट्यूनिंग नहीं मिल रही आपकी अभिषेक भाई की। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। भाई साहब, जैसा कि आपके द्वारा ये विषय लाया गया कि जनमत नहीं धनमत का चुनाव रहा है, इस चुनाव में कई ऐसी खूबियां रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, एक तो हम लोग मैदान में नहीं उतारा था, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, ये हमारा एक प्रयोग था, वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था कि हमारे नए कार्यकर्ता डेवलप हो, समाजवादी पार्टी के जो लोग लड़ रहे थे चुनाव में, तो एक तो स्वयं विधायक के पुत्र और उनकी पुत्रवधू और उनके कुछ समर्थक, एक पूर्व मंत्री के बेटी, उनकी भाभी, ऐसे और उनके सारे के बेटे, उनके कई समर्थक, ये सारे कारण रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है हम लोग हारे हैं चुनाव। हम लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ हारे हैं। रही बात हमारे चुनाव के बीच में जो है जिस हिसाब से प्रचार प्रसार होना चाहिए था, हम लोग कहीं ना कहीं कम रह गए। कारण ये रहा कि उसी समय हमारे कई नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए और क्षेत्र में निकल नहीं पाए, इसका भी चुनाव पर प्रभाव पड़ा। तो जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की जो विकासकारी कल्याण थी वो हम लोग जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए भी हम लोग चुनाव हारे हैं। विकास पांडे जी। जी भाई साहब, मैंने अपने सभी साथियों को सुना और हमारे आदरणीय अनिल भाई साहब ने भी बड़े जबरदस्त रूप से अपनी पार्टी का बचाव किया। अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। एक विषय मैं छोटा उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 50 लाख और स्कॉर्पियो देने का प्रचार किस पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए किया था, मुझे नहीं लगता है कि किसी पत्रकार साथी को या आदरणीय अनिल भाई साहब को मुझे याद दिलाने की आवश्यकता होगी, सबको याद होगा। तो धन बल का प्रयोग, अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, बड़े धैर्यपूर्वक मैंने सुना था, मैं भी बीच में बोल सकता था, कोई बात नहीं। दूसरा, बिल्कुल स्पष्ट है, कहते नहीं है कि छोटी छोटी चीजों में एक बड़ी चीज आप सब मिस कर रहे हैं, आप सब खो रहे हैं, और वो सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च मूल्य और उनके आदर्श। वही आदर्श भारतीय जनता पार्टी के जिनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यह निर्णय ले सकती है कि सांसद के भतीजे को हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। जिला पंचायत का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है उन्हें, उसके बावजूद भी यह निर्णय लेने की क्षमता केवल और केवल एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी में ही है कि हम एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे, किसी भी प्रकार के चाचा को टिकट नहीं देंगे, भतीजे को टिकट नहीं देंगे, लड़के को टिकट नहीं देंगे, बहू को टिकट नहीं देंगे। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों में, आप तुलना करिए। मैं क्यों कहता हूं परिवारवाद की पार्टी, आज 8 से ज्यादा एक ही जाति वर्ग के प्रत्याशी जीत के आए हैं समाजवादी पार्टी में। यह दर्शाता है स्पष्ट रूप से कि समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी है। मैं पुनः कह रहा हूं, परिवारवादी पार्टी है। बहू जीतती है, बेटी जीतती है, बेटा जीतता है, भैया जीतते हैं, चाचा जीतते हैं, कार्यकर्ता कहां है? मुझे एक बार समाजवादी पार्टी के लोग ये बताएं कि कार्यकर्ता कहां जीता समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल ठीक कहा आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने, धनबल के प्रयोग में माहिर हैं, क्योंकि जिला पंचायत में माल कमाने का बड़ा अवसर मिला है इन्हें।
बड़ा अवसर मिला है इनके लिए। जिला पंचायत माल कमाने का जरिया है, तो अगर इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से करेंगे, लेकिन हम कहां ठहरे भाई। हम तो एक प्रेरणा लेकर के आए हैं, एक सिद्धांत लेकर के आए हैं, देश के कल्याण का, राष्ट्र के कल्याण का, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक के कल्याण का, नीचे तक के विकास का जिम्मा लेकर के आए। हमारे लिए जिला पंचायत कमाऊ जरिया नहीं था, इसलिए हम पैसा नहीं खर्च किए, बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि हमें भरोसा था। जो भरोसा कहीं ना कहीं टूटा है, निश्चित तौर पर उसे ठेस लगी है, और हमने बड़ी ईमानदारी से यह विषय स्वीकार भी किया है। ये विषय हमने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया इस देश में। आप ये समझिए कितना बड़ा ज्वलंत विषय चल रहा है। अभी भाई साहब ने हमारे उदाहरण दिया बंगाल का उदाहरण दिया। आप समझिए, कह रहे हैं दिल्ली में दंगे कराते हैं, दंगे में नंबर 1 पीएचडी करने वाली कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती है कि दंगे कराती है। दंगों में पीएचडी कर रखी है कांग्रेस ने। सरकार बंगाल में टीएमसी की है, एक दिन भी, एक घंटे भी सरकार नहीं हटी टीएमसी की। आज भी सरकार टीएमसी की है, आज भी ममता जी ने शपथ ली है। कितने भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए, किस प्रदेश में ऐसा नंगा नाच हुआ जहां भाजपा की सरकार है? क्या 4 साल उत्तर प्रदेश में हमने भारी बहुमत की सरकार चलाई है? क्या एक भी आप ऐसी राजनीतिक हत्याओं का उदाहरण दे सकते हैं? हमने 15 साल गुजरात में सरकार चलाई, आप एक भी ऐसी राजनीतिक हत्याओं का उदाहरण दे सकते हैं? हमने 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई, हमने मध्य प्रदेश में सरकार चलाई, हमने बड़ी बड़े बहुमत से सरकारें चलाई, लेकिन हमने लोकतंत्र की हत्या करने का कतई काम नहीं किया है। कांग्रेस, मैं हमेशा से कहता हूं, केरल में लेफ्ट से गठबंधन करती है, वो बंगाल में लेफ्ट से गठबंधन करती है और केरल में अलग लेफ्ट के विरोध में लड़ती है। ये कांग्रेस का दो मुंहा चेहरा है, जो जनता को मूर्ख बनाने में भी अब ये पीएचडी कर चुके हैं। 70 साल में इन्होंने कुछ सीखा हो ना सीखा हो, 2 चीजें बहुत अच्छे से सीखी हैं कि जनता को मूर्ख कैसे बनाना है और देश को लूटना कैसे। ये 2 बहुत बड़े विषय हैं जो कांग्रेस ने बड़े अच्छे से सीख लिए हैं, मुझे लगता है। तो वही काम भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। विषय समाजवादी पार्टी का है, डिफेंड ऐसे करते हैं कि कल हो सकता है कि भैया इन्हीं के साथ हो सकता है गठबंधन करना पड़े। आप में धनबल खर्च करने की कुव्वत नहीं थी, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए आपने धनबल नहीं खर्च किया। वरना आप भी अगर समाजवादी पार्टी कहती कि साहब जिला पंचायत में गठबंधन कर लो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस ने जिला पंचायत में भी गठबंधन कर लिया होता। ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा, मैं सपा को पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि ये भी आप तय समझ लीजिए कि पिछली जिला पंचायत के परिणामों में हम कैसे हारे, संतोष यादव को कैसे हराया गया था। आदरणीय हमारे एडिटर महोदय इस बात को बहुत अच्छे से याद रखते होंगे, पत्रकार साथी हैं, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, कि संतोष यादव को पिछली सरकार ने कैसे हरा दिया और इस बार हम 100 वोटों से सीटें हार गए। ये दर्शाता है कि हमने हर जगह अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, हमने सत्ता का बेजा उपयोग नहीं किया, हमने उच्च मूल्य राजनीति में स्थापित किए। उसका ही खामियाजा हमें हार के रूप में भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं इस हार को हम स्वीकार करते हैं। चलिए विवेक जी, पहले आप ही जवाब दे दीजिए। आप ही जवाब दे दीजिए। विवेक ने कहा पीएचडी कर ली है दंगे कराने में। देखिए, ये सत्ताजीवी लोग हैं और दंगा कर की बात जहाँ तक है, 60 साल 50 साल से ज्यादा सरकार आपने देश में चलाई है, तो सत्ता का उपभोग करने का आपने भी, उसमें भी पीएचडी कर रखी है। सत्ता के उपभोग में भी पीएचडी कर रखी है। उस 1 रुपए का सोना रोते थे, 80 पैसे खुद ही डकार जाते थे। की तो आदत डालिए। आज पूरा देश आग में क्यों चल रहा है? सिर्फ बात न सुनने के पीछे केवल अपनी कहे जाते हैं, अपनी मन की बात, अपनी परीक्षार्थियों से बात। सोचिए, परीक्षार्थियों से क्या बात करी? एमए पास, पहले पास करें एमए, फिर पास करें बीए। वो आज समझा रहे हैं परीक्षार्थियों को कि परीक्षा में जब आप जाएं तो कठिन सवाल पहले हल करें। हमारे सभी विद्वान पहले से बैठे हुए हैं। ये एक साधारण से नियम है, हम लोगों को बताया गया कि एग्जाम में जो सवाल आते हों वो पहले करें, जो कम आते हों वो उसके बाद करें, जो कठिन सवाल हो वो लास्ट में करें। आज देश को पढ़ाया जा रहा है कि कठिन सवाल पहले करें, और वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने एमए पहले पास कर लिया, बीए पास में पास किया। तो इसलिए दंगा के लिए है, दंगा में धारा 335 मुद्दे नहीं छूटे, तभी ये गरीबी आपके लिए मुद्दा होती थी। अभी आपने इतने बड़े मुद्दे
नहीं छुए, तभी आपने इतने बड़े मुद्दे नहीं छुए ना। इतने शायद 370 के धाराएं इसीलिए नहीं हटाई क्योंकि ये बड़े मुद्दे थे और कांग्रेस को बड़े काम करने में डर लगता है। कांग्रेस डर लगता है बड़े काम करने में। का खामियाजा भुगत रहा है सिर्फ आपकी एक तरफा बात करने के। आप की सुनते ही नहीं है, जनता की सुनते ही नहीं है, केवल अपनी कहते हैं। आज पूरा देश आपने आग में झोंक दिया अंधेरी गुफा में। अर्थव्यवस्था से लेके आज लोगों की जाने ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन नकारात्मक राजनीति छोड़िए, नकारात्मक राजनीति छोड़िए तो और नकारात्मक राजनीति मत करिए। जिसके लिए वैक्सीन भाजपा की होती है वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार। आज तक वैक्सीन लगा है तो कमी है। आज पूरा देश खामियाजा भुगत रहा भैया, बात न सुनने का। आप अपनी केवल कहते हैं, कुछ दूसरे की तो सुनिए। यही हो रहा पार्टी में, खाली अपनी बात हो रही है, आप दूसरे की सुनते ही नहीं जनता की है। आज जनता तराई तराई कर रही है। बंगाल में कुछ कार्यकर्ता मारे गए, उसके लिए प्रधानमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करी। राष्ट्रीय अच्छा साहब क्यों सुने, सत्ता में बैठे हैं नहीं सुनते। कोरोना में रोज हजारों मर रहे हैं, इसके लिए प्रधान सेवक जी ने एक शब्द नहीं कहा। बॉलीवुड में हीरोइन की जरा उंगली दुखती है तो 2 सेकंड में टूट जाता है। संवेदना अच्छी बात है, लेकिन वो संवेदना हमारे किसान इतने मारे गए उनके लिए नहीं व्यक्त करी आपने। कोरोना में इतने लोग मारे गए वो नहीं आपने संवेदना व्यक्त करी। उत्तर प्रदेश सरकार में भी पंचायत चुनाव में इतने कोरोना से लोग मारे गए, आपने संवेदना की बात नहीं करी। तो आप केवल अपनी बात करते हैं। आज सोचिए पूरे देश में कोरोना का वजह से कितने लोग परेशान हैं, पूरा देश रो रहा है। हाई कोर्ट ने आपसे क्या कहा सुनिए पहले। उन्होंने कहा शुतुरमुक्त तरीके से आप अपना गर्दन झुका सकते हैं, लेकिन हम नहीं। इससे बड़ी तल्ख टिप्पणी और क्या कोर्ट कर सकता है। आप जनता को छोड़िए, कोर्ट तक को गुमराह कर रहे हैं। अभी कोई कांग्रेस कहती तो आप कहते कि ये संकट के समय राजनीति कर रहे हैं। आप किसी से मदद नहीं मांगते हैं। आज आप टास्क फोर्स नहीं बनाते हैं, केवल अपनी मनमानी करे चले जा रहे हैं। न किसी की सुनते हैं, न आप किसी की बात राय मानते हैं। पूरे देश को आपने आज झोंक दिया इस चक्कर में। इसलिए सबसे पहले बात सुनने की आदत डालिए और देखिए देश का दुर्भाग्य है कि आज कोरोना में पूरा देश इस तरह तराई तराई कर रहा है और हमारे प्रधान सेवक जी अभी भी बंगाल को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज उन्होंने देशव्यापी इसके लिए आंदोलन करवाया, लेकिन कोरोना के लिए देशव्यापी सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है कि हमें राष्ट्रीय प्लान दीजिए। 22 तारीख को आपने कहा 27 तारीख को देंगे। 27 के बाद से आज भी कोर्ट ने कहा है कि आप तो हफ्तों में लगाएंगे, क्या हम जनता को मरने को छोड़ दें। आज हाई कोर्ट संज्ञान में ले रहा, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले रहा है, लेकिन जिस जनता ने आपको चुना, आप पे विश्वास किया, आपको बहुमत दिया, उस जनता को आप इस तरह पूरे मरने छोड़ दिया आपने। उनके लिए 2 शब्द आप पास नहीं है। आप कौन सी नैतिकता की बात करते हैं, कौन से सुशासन की आप बात करते हैं। आप सत्ताजीवी हैं, केवल आपको सत्ता चाहिए है। आपके मुंह से ये बातें सब अच्छी नहीं लग रही हैं जो आप कह रहे हैं। इसलिए आज भी कोरोना पे पहले ध्यान देके प्रधानमंत्री जी सबसे पहले शोक संवेदना व्यक्त करें, जैसे वो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन पे करते हैं, क्रिकेट के लोगों पे करते हैं कि दुबई में खेल रहे हैं IPL, आपको दिल्ली की भेलपूरी बड़ी मिस कर रहे होंगे, ये ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन हमारा देश का अन्नदाता इतना मारा गया, उसके लिए एक के लिए वो कहते हैं कि नक्सलवादी है कि फंडिंग वहां से हो रही है। ये तो इस तरह की बातें आज ये सत्ता के लिए कर रहे हैं। आज भाजपा इस तरह की जिलाध्यक्ष अगर बयान दे रहा है तो ये जिलाध्यक्ष की बात कहीं न गिनी है इसमें आप। ये भाजपा की कार्यशैली है, इनका चाल चरित्र है। ये सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। 70 साल आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। शेखर जी आपने कहा है का कांड मैंने आपको बताया कि नीरज मिश्रा का कांड बड़ा। अब आगे आप ही की बात को बढ़ा रहे विवेक भाई हम। शेखर जी आपने कहा, एक मैं आपको बताऊं, बहुत पुराना गाना था, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है। अब पहली हार है इतने दिनों के बाद में, तो कहीं पे कोई शब्द नहीं है, कहीं पे कोई तर्क नहीं है, तो कहीं कहीं कुतर्क आ जाते हैं। मैंने अभी सुना अभिषेक जी ने कहा कि साहब ये हमारा एक प्रयोग था। भाई आपका प्रयोग जो है वास्तव में बहुत ही अच्छा, जोरदार रहा। आपको आपका प्रयोग मुबारक। और हम ये विश्वास व्यक्त कर रहे हैं
कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी आप इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स और प्रयोग करते रहेंगे, जिससे जो है वो आम जनता को थोड़ा सा निजात मिलेगी। और विकास भाई ने भी कहे, कई सवाल आए उसमें जो है निकल करके आए हैं। उन्होंने कहा एक ही जात के लोग जीते हैं। क्या बात कह दी उन्होंने, तो हमारी बात कह दी। अरे वो एक ही जात के लोग आपकी निगाह में जीते हैं, हमारी निगाह में तो समाजवादी पार्टी का वो कार्यकर्ता जीता है जिसको कि हर जात का समर्थन मिला है, और वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हारा है। नीलेश यादव, नीलेश यादव, नीलेश यादव, नीलेश यादव, नीलेश यादव, नीलेश यादव के जिला अध्यक्ष को गाली देते हैं, वो आपकी नजर में कार्यकर्ता जीते हैं। नीलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोनिका यादव है वो समाजवादी पूरी मतदान प्रक्रिया को चुनौती दीजिए, स्वीकार करिए चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता। चलिए आगे आपको इस पे आपत्ति है, चलिए आगे आइए, दूसरे सवाल पे आ जाइए। आपने जो इसके बाद में एक चीज और कही है कि आपने कहा है कि इस वक्त के ऊपर जिला पंचायत के चुनाव में लोगों को बड़ी दूर की निगाह जो नजर आ रही है, सत्ता मिलने के बाद में जो पैसा कैसे कमाया जाता है। भाई मेरे, आप तो प्रदेश की सत्ता लिए हुए हो, आपको तो हमसे ज्यादा जो है अपने महारत है इस मामले में। आप तो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हो, हमारे पास तो यहाँ कोई अडानी अंबानी नहीं है, आपके पास तो केंद्र में भी अडानी अंबानी है। छोड़िए इन सवालों को, इन बातों से नहीं उद्घाटन कराते थे सैफई महोत्सव का, अनिल अंबानी से उद्घाटन कराते थे आप सैफई महोत्सव का। याद करके अपनी सत्ता को। अब दूसरे की भी सुन लो, विवेक ने कहा कि सुन लिया करो। हम सैफई महोत्सव मनाते थे, लेकिन हम कोरोना में लाशों के ढेर के ऊपर टीका महोत्सव नहीं मनाते थे। हम जो टीका महोत्सव मनाते थे को संशोधित टीका महोत्सव तो वैक्सीन के लिए है, टीका महोत्सव वैक्सीन के लिए है। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है भाई साहब। बड़े स्पष्ट रूप से मैं कहूंगा, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं ये विपक्षी। कोरोना की वैक्सीन को लेकर के किसी भी आदमी ने, चाहे वो सपा का हो चाहे कांग्रेस का, एक भी आदमी को जागरूक किया हो तो मुझे बता दे। ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये जिम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं। ये केवल सत्ता की तरफ देख रहे हैं। कोरोना महामारी इनके लिए सत्ता का अवसर है। राहुल गांधी उसे बीजेपी की वैक्सीन कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं मैं लगवाऊंगा। देश में बना रहे हैं, ये सब मिलकर के जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता को तो फायदा क्या है बहस करने से? एक दूसरे की बात सुनकर के जवाब देना है ना। कांग्रेस ने अगर जो है अपने सरकार चलाई इतने दिन तक, या बीच में जो है समाजवादी पार्टी ने चलाई, तो वो जानते कि गुड गवर्नेंस क्या होता है। हमारे यहाँ जो है वो किसी हमारे जनप्रतिनिधि का भतीजा या लड़का जो है किसी पुलिस के दरोगा से उलझने नहीं जाता है। कहीं पे अगर जो होती है तो उसके बाद भी उसको वहीं पे कंट्रोल कर लेता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि जिला स्तर के अधिकारियों को 1.5 साल तक हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है तबादला कराने का प्रयास करता रहे और उसके पश्चात भी फेल हो जाया करे। गवर्नेंस कैसे होती है, किस तरीके से जो है प्रशासनिक अधिकारियों को और किस तरीके से आम जनता को लेकर के साथ में उनका विश्वास लेकर के और विकास के काम को कराया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं और ये कांग्रेस के लोग भी जानते थे। अभी आप कहने लगेंगे आराम से कि कांग्रेसी जो है तेरी जय जय बोल देते हैं और तुम जो है वो कांग्रेसियों की जय जय बोल देते हो। चलिए मुबारक हो, फिलहाल ये आज की हार आपको मुबारक है और इसमें हार का कारण कुछ था। चोर चोर मौसेरे भाई, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले अपने साथी से एक बात कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि हम ट्रांसफर करा लेते। जब कहा है सुनिए तो आगे एक बात सुन लीजिए कि 100 इल्जाम लगाए, हाँ मेरे नाम लगाए, कहिए कुछ और, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। हम कह सकते हैं कि बड़े चोर आप हैं, लेकिन हम उस स्तर पे नहीं उतरना चाहते। हमने अनिल भाई से भी अनुरोध किया था, मैं आग्रह करूंगा कि असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें। हमारे पास भी शब्द भंडार है, हमारे पास भी जो है अपने क्या कहते हैं उसमें खून में उनसियत है। प्लीज आप जो है वो जब ये कहेंगे चोर चोर मौसेरे भाई, तो हम कहेंगे 100 इल्जाम लगाए, हाँ मेरे नाम लगाए, कहिए कुछ और, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। इस चर्चा को खत्म करिए, सार्थक चर्चा शुरुआत करिए। सार्थक चर्चा, बिल्कुल सार्थक चर्चा। हाँ, एक मिनट अफसर कुल, हाँ और शेख तो मौनी बाबा हो जाता है ये। नहीं आ रही आवाज भाई, तुम्हारे सामने आवाज हमेशा चली जाती है। हम देखिए हम लोगों को मिल करके सम्मिलित प्रयास करना पड़ेगा कि अपने की आवाज आए हैं वो
समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को गाली देते हैं, ये तो इनके संस्कार है महोदय, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे संस्कार हमें मुबारक, हमारा आंतरिक मामला है। आपको क्यों मिर्ची लगी? अरे हमारा आंतरिक मामला, आपको क्यों मिर्ची लगी? तो हम देखेंगे अपने स्तर से देखेंगे, हमारी अनुशासन समिति देखेगी क्या फैसला लेती है। बेटा जो है सत्ता के लालच में बाप का ना हुआ, और फिर आवाज चली गई भाई। ये आपका चरित्र है और आपके यहाँ अनुशासन। सुन लीजिए, अभी आपका विषय एक आया था कि सांसद और विधायक के बेटे जो है कहीं दरोगा से उलझने नहीं जाते हैं। महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जितनी बार फर्रुखाबाद आए तो कई अधिकारियों और पत्रकारों के साथ आपके कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की। और ये मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आपको ये भविष्य में याद रहे और आप इस टाइप की भाषा का। हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है यार। हमने वकालत पास कर ली थी, उसके बाद वकालत की रूलिंग याद रहती है, बाकी याददाश्त बहुत कमजोर है। मुझे याद दिलाने का प्रयास न करिए, मुझे 20 साल पहले की फाइल की याद रहती है। आप अपनी बात कहिए, मुझको आप प्रवचन और उपदेश मत दीजिए, उम्र में छोटे हैं और ना हम उपदेश सुनने के लिए बैठे को लेटे थे। उपदेश नहीं सुनेंगे अनिल जी, यहाँ उपदेश सुनने नहीं आए हम और नसीहत लेने नहीं आए हैं। अपनी बात कहें और अपना तर्क रखने की बात करें, फिर वही बात हो रही है जो पहले हो चुकी थी। इससे अच्छा कि हम खामोश हुए जा रहे हैं। भाई साहब लोग विड्रा करेंगे फिर इससे। भाई साहब मैं एक छोटा सा विषय रख दूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि हमारे यहाँ दरोगा से उलझने नहीं जाते, लेकिन हाँ अलबत्ता मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हम उन्हें नियंत्रित रखने की कला जानते हैं, कैसे गवर्नेंस होती है, गुड गवर्नेंस कैसे होती है। इस तरीके की स्थिति नहीं होती कि आपके सामने हाथापाई और मारपीट हो। जो मैंने कहा वही कहा। ठीक बात है, आपने ऐसा कहा, लेकिन आपके यहाँ एक विषय और होता है, मैं याद नहीं दिला रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े प्रखर हैं और बड़े बुद्धिमान हैं। उन्हें सब याद होगा कि अमिताभ ठाकुर इतने जूते मारूंगा कि नौकरी करना भूल जाओगे, ये कहने वाले आपके आदरणीय मुलायम सिंह यादव। ऐसी विरासत है समाजवादी पार्टी की, वो जूतों के बल पे सत्ता चलाने वाले लोग थे। अभी नीरज मिश्रा का उदाहरण दिया, आपको याद होगा कि उलझने मात्र से नीरज मिश्रा का सर काट के अपने चरणों में मंगवा लिया था मुलायम सिंह यादव ने। ऐसी सत्ता चलाते हैं मुलायम सिंह यादव जी, ऐसी सत्ता, उसी सत्ता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव जी। आपके यहाँ ये संस्कार होंगे। मैंने पहले ही डिबेट किए रखा था कि अखिलेश यादव का क्या करेगी समाजवादी पार्टी। आज ये लोग आरोप लगाने लगे अनिल जी, अखिलेश यादव के पूरे कार्यकाल के बारे में कोई एक उंगली तक नहीं उठी है। चर्चा दूसरी ओर मुड़ रही है, कोई उठा सकता है। आज की बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, विवेक जी का, विकास जी का, अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं नई चर्चा को लेकर के, नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।